सो गाइस स्टार्ट करते हैं पेपर वन की पहली न्यूज से। यहां पर बात करेंगे नाग नदी के बारे में। नाग नदी, तो देखिए नाग नदी महाराष्ट्र के नागपुर शहर से होकर बहने वाली नदी है और इस नदी के नाम पर ही नागपुर शहर का नामकरण किया गया है। तो नागपुर शहर हम लोग देखते हैं ना, नागपुर को अलग करो आप, नागपुर हम लोग को देखने को मिलता है नागपुर, ठीक है। तो नाग नदी के नाम पर ही नागपुर शहर का नाम रखा गया है, ठीक है। और नाग नदी जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से उत्पन्न होती है ये नदी? तो लावा हिल्स, लावा हिल हम लोग को देखने को मिलती है, लावा की पहाड़ी हम लोग को देखने को मिलती है। ये बेसिकली वाड़ी जो है, वाड़ी के नजदीक ही लावा की पहाड़ी है, तो वहीं से ही नाग नदी जो है वो उत्पन्न होती है। और नाग नदी कान्हा पेच रिवर सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। और नाग नदी का टॉपिक हमें न्यूज में क्यों देखने को मिला है, तो इसकी अगर चर्चा करें तो बताया जा रहा है कि नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट, नाग नदी पर जो पॉल्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, प्रदूषण जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसको जो है वो कम करने से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, उसको पॉल्यूशन को खत्म करने से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। तो प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को अभी रिसेंटली मंजूरी मिली है और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2117.54 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के द्वारा, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को इसके बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए, स्पेशली नाग नदी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। और आपको बता दूं नाग नदी का ये वाला जो टॉपिक है ये रिपीट हुआ है, इससे पहले भी नाग नदी के बारे में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। और जो भी टॉपिक इस प्रकार के रिपीट होते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो नाग नदी के बारे में जो अभी मैंने आपको फैक्ट्स बताए वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। बताया जा रहा है कि 2 जिला कलेक्टरों के लिए अवमानना के आरोप में सजा हुई है। हाईकोर्ट ने पनिश किया है 2 कलेक्टर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं पूरा मामला क्या था, उसके बाद फिर इस केस के बारे में जानेंगे कि केस में क्या निर्णय हम लोग को देखने को मिला है। सजा हुई है कलेक्टरों को, बट किस केस में सजा हुई है तो पहले उसको जान लो आप। तो याचिकर्ता जो है, पेटिशनर जो है गाइस, तो उनके अनुसार कालेश्वरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है उसके तहत अनंतगिरी जलाशय, अनंतगिरी रिजर्वायर हम लोग को देखने को मिलता है, उसके निर्माण के लिए जो तेलंगाना राज्य जो है उसने जो पेटिशनर जो है उनकी भूमि और मकानों को ले लिया था। मतलब कि कहा यह गया है कि एक जो है वो रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करना था। उस रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिन लोगों की जमीन जो है वो उस रिजर्वायर के क्षेत्र में आ रही थी, कंस्ट्रक्शन साइट में आ रही थी, तो उन लोगों की जमीन जो है वो सरकार ने वहां पर ले ली थी, राइट। और ये बताया गया था कि इन किसानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो है, उसके प्रावधानों के तहत निर्धारित मुआवजे और पुनर्वासन के बगैर ही उनके खेतों से उनको बेदखल जो है वो कर दिया था। यानी कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत जिनको भी जो है वो उनकी जमीन से हटाया जाता है, तो सरकार का काम होता है कि उनको रिहैबिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड कराना, उनको दूसरी जगह पर जमीन जो है वो अलॉट करके देना और उनको कंपनसेशन देना, मुआवजे वगैरह देना। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको उनकी किसानों की जमीन जो है वो ले ली गई थी और उनको किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला और उनको किसी प्रकार का रिहैबिलिटेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। और रिजर्वायर का निर्माण, जलाशय का निर्माण पूरा होने पर इसमें पानी छोड़ा गया, जिससे किसानों के खेत और घर जो थे वो जलमग्न हो गए। यानी कि किसानों के घर और खेत में पानी जो है वो भर गया था जब इस कंस्ट्रक्शन के बाद, जब रिजर्वायर में पानी छोड़ा गया था तब। तो ये किसान जो है वो केस लड़ रहे थे, राइट। और इस केस में किसानों की जो है वो कलेक्टर्स ने एक ना सुनी, तो सिरसिला कलेक्टर और उनके 2 सबऑर्डिनेट जो है उनको 3 महीने की जेल की सजा जो है वो सुनाई गई है तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो वायलेट किया, उल्लंघन किया है। और कोर्ट ने पेनाल्टी जो है वो 2000 रुपए की इंपोज करी है ऑफिशियल्स के ऊपर और उनको कहा है कि उन्हें जो किसान, जो कोर्ट में किसानों ने जो कोर्ट में जो केस लगाया है, जिस केस के कारण उनकी 10,000 रुपए जो है वो लीगल कॉस्ट जो है वो उनकी पड़ी है, यानी कि 10,000 रुपए जो है वो उनको कोर्ट में देना पड़ा है, कोर्ट में खर्च हुआ है उनका। तो ऐसे 11 किसान हैं और हर एक किसान को, कलेक्टर को 10,000 रुपए हर एक किसान को जो है वो देना होगा। गाइज इसके अलावा मैं इस केस स्टडी में कुछ एड ऑन भी करना चाहता हूं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि अधिकारियों ने
मतलब ऐसा क्या किया था जिसके चलते, क्योंकि अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि अधिकारियों ने एक्चुअली में क्या किया, तो क्यों अधिकारियों को सजा मिली, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई होगी, तो इसको आप समझो। तो मामला सिरसिला जिले के इलकुंथा मंडल के अनंतगिरी गांव का है। यहां पर 11 किसानों की जमीन पर कालेश्वरम सिंचाई परियोजना या फिर कालांतरम जो सिंचाई परियोजना या इरिगेशन प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है, उसके तहत अनंतगिरी जलाशय, अनंतगिरी रिजर्वायर के निर्माण हो रहा है, राइट। उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो फिर आगे क्या हुआ कि जमीन सिंचाई परियोजना में अधिग्रहण कर ली गई, लेकिन किसानों को ना तो मुआवजा दिया गया ना ही उन्हें विस्थापित किया गया। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जमीन जो है वो हम लोग को देखने को मिला लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू जो है वो जमीन ले ली गई थी, और कंपनसेशन भी नहीं दिया गया किसानों को, ना ही उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया गया, राइट। इसके अलावा उमाथला मुथा रेड्डी और भी दूसरे जो किसान हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट वो पहुंच गए थे, और जलाशय का निर्माण पूरा होने पर इसमें पानी छोड़ा गया, जिससे किसानों के खेत और घर जलमग्न हो गए। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो अधिकारियों ने क्या ऐसा किया था, तो अधिकारियों ने गाइस अदालत को गुमराह करने की कोशिश करी थी, राइट। याचिकर्ताओं की जमीन और घर डूबे नहीं है ऐसा उन्होंने बताया था। अधिकारियों ने बोला था कि ये जो पेटिशनर जो है, ये जो आए हैं, जो कंप्लेन कर रहे हैं, ये गलत कंप्लेन कर रहे हैं, उनके घर और उनकी जमीन सेफ है, वो डूबी नहीं है। फिर क्या किया, याचिकर्ताओं ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और जो तस्वीरें कोर्ट में रिकॉर्ड के तौर पर प्रोवाइड करी, उससे अधिकारियों की पोल खुल गई, टोटली पता लग गया कि वाकई में उनके जो खेत, जमीन, घर जो है वो डूब गए हैं, राइट। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पाया कि इस प्रकार के जो लैंड एक्विजिशन के जो मामले हैं, उसको लेकर जो प्रोविजंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर भी कोर्ट ने पहले भी कहा था कि अधिकारी जो है वो लैंड एक्विजिशन मामलों का सही तरीके से पालन करें, बट पालन नहीं किया, राइट। और इसके अलावा इवन कोर्ट ने उनको सजा तो सुनाई, उनको जैसे सजा के तौर पर 3 महीने की जेल तो सुनाई ही, बल्कि उसके अलावा यह भी कहा कि किसानों को आपको कंपनसेशन देना है। किसानों का जो कोर्ट कचहरी में, मैंने अभी आपको बताया ना कि किसानों का कोर्ट कचहरी में जो खर्चा हुआ है 10,000 रुपए हर एक किसान को जो है वो कलेक्टर देंगे, और ऊपर से 2,000 रुपए भी कोर्ट ने चालान कर दिया, राइट, 3 महीने की जेल के अलावा। इसके अलावा ये तक का है कि जो सर्विस रिकॉर्ड जो होता है ना ऑफिसर्स का, तो उसमें ये रिकॉर्ड शामिल किया जाए कि इनको जो है वो ये सजा सुनाई गई है और इनको इसमें जो है वो मतलब चार्ज किया गया है, राइट। जिससे कि उनके सर्विस रिकॉर्ड जो होता है ना, सर्विस रिकॉर्ड बुक होती है कि एक इंडिविजुअल ने सर्विस के दौरान जो है वो किस प्रकार के कार्य किए हैं। जैसे आप कल को ऑफिसर बनोगे तो आपके भी जो सर्विस रिकॉर्ड होगी तो उसमें पूरी चीज मेंशन रहती है, राइट। तो कहा गया कि सर्विस रिकॉर्ड में इस चीज के बारे में मेंशन किया जाए, तो ये भी कोर्ट ने आदेश कर दिया, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल मामला, और ये थी कंप्लीट केस स्टडी, जिसके बारे में आपको एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। अब गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स की थिंक टैंक की एक रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, जिसने इंडिया को पार्टली फ्री जो है वो क्लासिफाई किया है कि इंडिया पार्टली फ्री है। तो अभी हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज, तो ये इसकी रिपोर्ट जो है वो इसने अभी रिसेंटली रिलीज करी है। यूएसए थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है, राइट। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें पाई गई, तो इंडिया के अंदर जो फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता जो है, वो बताया जा रहा है कि उसमें कमी देखने को मिली है, और इंडिया को पार्टली फ्री के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। मतलब कि इंडिया में प्रॉपर तरीके से आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है। इंडिया का स्कोर 67 जो है वो इस बार देखने को मिला है, राइट। ये इसमें गिरावट हुई है। पहले जो है वो 100 में से 71 इंडिया का स्कोर था, अब 100 में से इंडिया का स्कोर 67 हो गया है, गिर गया है, राइट, पिछले वर्ष के मुकाबले, और डाउनग्रेड इसमें रिकॉर्ड किया गया है। और डाउनग्रेड का रीजन जो है वो क्या बताया जा रहा है, तो भारत के अंक कम करने के पीछे का कारण सरकार और उसके सहयोगी पार्टियों की ओर से आलोचकों पर शिकंजा कसना बताया गया है, कि जो क्रिटिसाइज करते हैं जो भी लोग सरकार को, राइट, तो सरकार क्या करती है, उनका मुंह बंद करने की कोशिश करती है, राइट। जितने भी सरकार के जो सरकार की जो लोग आलोचनाएं करते हैं, तो उनका मुंह बंद करती है, उनको रोकती है कि कोई सरकार की आलोचना ना करे। तो ऐसे आरोप जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा और क्या चीजें लिखी है रिपोर्ट में, तो निजी मीडिया, जो प्राइवेट मीडिया हम लोग को देखने को मिलती है, वो काफी विगरस और डाइवर्स है, राइट। और उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी स्क्रूटनी पॉलिटिशियन को लेकर समय समय पर आती रहती है। तो प्राइवेट मीडिया जो कंपनी जो होती हैं, वो क्या करती है, पॉलिटिशियंस के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, स्टिंग ऑपरेशन या वेरियस इस प्रकार के ऑपरेशन कंडक्ट करती रहती है, जांच पड़ताल करती रहती है। और अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम हैव एक्सीलरेटेड ड्रामेटिकली अंडर मोदी गवर्नमेंट, तो मोदी गवर्नमेंट ने
जो प्राइवेट मीडियाज हैं उनके ऊपर अटैक भी किया है कि जो भी मीडिया वगैरह मोदी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाती है तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो उनको चुप कराने की कोशिश करती है। एंड रिपोर्टिंग हैज बिकम सिग्निफिकेंटली लेस एम्बिशियस इन रीसेंट ईयर्स। कई बार आपने ये चीज सुनी भी होगी, गोदी मीडिया करके, मोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया, कि मीडिया को जो है वो खिलाया पिलाया जाता है, उनके पास बक्से पहुंचा दिए जाते हैं जिससे कि वो जो है वो सही चीज, मतलब वो चीज बताएं जो कि सरकार सुनना चाहती है या सुनवाना चाहती है पब्लिक को, यानी कि अपने बारे में अच्छाइयां सुनवाना चाहती है। बट जो लूप होल्स हैं, जो इश्यूज हैं सरकार के अंदर, तो उसको जो है वो ब्लॉक किया जाता है, रोका जाता है। तो ऐसी चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो शामिल है, इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। और इसके अलावा सिक्योरिटी, डिफेमेशन, सेडिशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉज हैज बीन यूज्ड टू क्वाइट क्रिटिकल मीडिया वॉइसेस। जो मीडिया की जो वॉइसेस होती हैं, जो मतलब जो सरकार के अगेंस्ट जाती है या फिर सरकार की कुछ लूपहोल्स को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करती है, तो इस केस में मीडिया की आवाज जो है वो दबाने का काम किया जाता है, राइट। सिक्योरिटी, डिफेमेशन, सेडिशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉस के थ्रू, इन सब कानूनों के थ्रू जो है, इस कानूनों का इस्तेमाल करके मीडिया की आवाज को शांत करने के लिए जो है वो सरकार इस प्रकार के कदम उठाती है। तो ऐसी चीज यहां पर बताई जा रही है। और revelation of close relationship between politician, business executives, lobbyists on one hand and leading media personality and owners of media outlets on other have dented public confidence in the press। अब पब्लिक भी जो है वो प्रेस के ऊपर उतना बिलीव नहीं कर रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार हो जाती है और एक तरफ मीडिया हो जाती है, राइट, लीडिंग मीडिया पर्सनालिटीज वगैरह। और इनमें कहीं ना कहीं कई बार हम लोग को ऐसे रिलेशंस देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो उसको लेकर पब्लिक के बीच में जो प्रेस को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेंट हो गया, उसमें भी डेंट पड़ गया, क्षति उसमें पहुंची है। पब्लिक भी मीडिया पर विश्वास नहीं करती। कई बार तो पब्लिक भी इवन बोलती है कि मीडिया पर वही चीज दिखाई जा रही है जो सरकार दिखाना चाहती है, और बिक गई है मीडिया भी। ऐसी चीजें भी कई बार आती है, सुना होगा आप लोगों ने, राइट। कई बार इस प्रकार की चीजें सुनी होगी, इवन डिस्कस भी किया होगा, इस पर सोचा भी होगा कई बार, राइट। तो ये चीज जो है वो यूएसए की एक रिपोर्ट में आई है। और अब अमेरिका और चीन की स्वतंत्रता की बात करें गाइस, तो इसमें बताया जा रहा है फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट में, चीन को लोकतंत्र और नागरिक की आजादी के मामले में सबसे बुरा बताया गया है। सबसे बुरी स्थिति जो है वो चीन की बताई जा रही है, चाइना की बताई जा रही है फ्रीडम के मामले में। पिछले एक साल में अमेरिका का स्थान 3 अंक नीचे गिरा है, यह भी बताया गया है, और इसको 100 में से 83 नंबर दिए गए हैं। और अमेरिका को अपने संस्थागत सुरक्षा उपायों यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, मजबूत करने की आवश्यकता है। नागरिक मानदंडों को बहाल करने और अपने मूल सिद्धांतों संबंधी वादों को बनाए रखने के लिए सख्ती से काम करने की आवश्यकता है। कि अमेरिका को जो है वो स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा। अमेरिका के जो प्रॉमिस हैं, इनके कोर प्रिंसिपल्स को लेकर, तो उसको उनको सख्ती से जो है वो उसको करना पड़ेगा, प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर पब्लिक के बीच में अपनी इमेज को इसको वापस रिस्टोर करना है तो, या फिर अपनी पोजीशन को वापस रिस्टोर करना है तो इसको करने की आवश्यकता है। और चीन को स्वतंत्र नहीं यानी कि नॉट फ्री के रूप में कैटेगराइज जो है वो किया गया है चाइना को, राइट, नॉट फ्री के रूप में, राइट। और इसे पिछले साल से एक स्थान नीचे जगह दी गई है, यानी कि 100 में से इसको 9 नंबर जो है वो दिए गए हैं, 100 में से 9 नंबर जो है वो चाइना के आए हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है इससे रिलेटेड। अब इसके अलावा इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो 1973 से फ्रीडम हाउस जो कि इस प्रकार की रिपोर्ट रिलीज करती है, तो ये दुनिया भर में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन कर रही है। ये बता रही है कि पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज की कंडीशन पूरे दुनिया भर में कैसी है, तो उसको एक्सेस करती है, उसका आकलन करती है, उसकी एनालिसिस करती है। और नीति निर्माताओं, पत्रकारों, शिक्षावादों यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, एकेडमिशियंस, एकेडमिक्स जो होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, और भी काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर इसकी रिपोर्ट जो है वो देखते हैं, राइट। इसकी रिपोर्ट को देखकर स्टेटस जो है वो जानते हैं कि किस किस कंट्री का किस प्रकार का स्टेटस है फ्रीडम के मामले में।
इसके अलावा कंट्रीज को किस प्रकार से रैंकिंग दी जाती है, तो ध्यान देना। तो रिपोर्ट की जो कार्य प्रणाली हम लोग को देखने को मिलती है, मेथोडोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें लार्ज मेजर जो है वो लिए गए हैं। वर्ष 1948 में 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो उसके मेजर के आधार पर इसकी मेथोडोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है। और फ्रीडम इन द वर्ल्ड एक्सेस द रियल वर्ल्ड राइट्स एंड फ्रीडम्स एंजॉयड बाय इंडिविजुअल रेदर देन गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस पर से, यानी कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड वास्तुतः विश्व की सरकारों या सरकारी प्रदर्शन के बजाय प्रति व्यक्ति के लिए प्राप्त अधिकारों और स्वतंत्रता का आकलन करती है, यानी कि ये देखती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको किस प्रकार से फायदा मिल रहा है, किस प्रकार से फ्रीडम का उनको लाभ मिल रहा है, तो इसको बेसिकली देखा जाता है। और क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर किए जाते हैं, स्कोर जो होता है किस टॉपिक के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिलता है। इलेक्टोरल प्रोसेस की उस कंट्री के अंदर चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म एंड पार्टिसिपेशन, राजनीतिक बहुलवाद और भागीदारी, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कार्य किस प्रकार का चल रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ हम लोग को देखने को मिलता है, एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता, एसोसिएशन और संगठनात्मक अधिकार, कानून का शासन, ऑटोनॉमी और इंडिविजुअल राइट्स। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि इस पर्टिकुलर मतलब टॉपिक्स के आधार पर स्कोर जो है वो किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। अब गाइस बात हो रही है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, एनपीआर का, और एनआरसी का, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन का। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं कहूंगा कि आप एक काम कीजिएगा, मैं भी आपको बता देता हूं कि आप 2 सितंबर 2020 यूट्यूब का सर्च कॉलम है ना, वहां पर डालिएगा 2 सितंबर 2020, उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष, KAMLAKSH, स्पेलिंग सही लिखना। तो सर्च लिस्ट में अपना जो लेक्चर है वो 2 सितंबर वाला आपको मिल जाएगा। लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पे आप देखना, आपको एनआरसी, नेशनल रजिस्टर सिटीजन, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये दोनों टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप इन दोनों टॉपिक्स को आज ही कवर करिए, अगर आपने नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कवर कर लिया है आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर ये आपको टॉपिक्स ना मिले, वीडियो अगर आपको ना मिले, तो आप अपना टेलीग्राम का जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा करके, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और अपना एक डिस्कशन ग्रुप भी है, चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स, वहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा, आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी किसी स्टूडेंट के द्वारा, हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके द्वारा, या फिर अगर मेरे पास फ्री टाइम रहा तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आपको उस वहां पर मिल जाएगा। और अभी ये हम लोग को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का टॉपिक न्यूज में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, RGI जो है, ये प्रिपेयर कर रहे हैं फील्ड ट्रायल्स, पहले फेज की जो सेंसस है और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसकी फील्ड ट्रायल जो है वो इनके द्वारा कंडक्ट की जा रही है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज में। एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चनरीज होंगे हाउस लिस्टिंग के आधार लिस्टिंग के बारे में, और हाउसिंग सेंसस के बारे में, और NPR के बारे में। तो एप्लीकेशन में क्वेश्चनर्स होंगे, सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो NRC और NPR ये दोनों टॉपिक जो है वो आप कवर करिए। और अब पेपर 3 के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। गाइस बात करेंगे अब एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज है गाइस, ये हर साल होने वाली एक्सरसाइज है, एक मल्टी नेशनल लार्ज फोर्स वॉरफेयर एक्सरसाइज है ये, और ये होस्ट की गई है UAE एयरफोर्स के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स के द्वारा। और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहली बार जो है वो पार्टिसिपेट किया गया है इस एक्सरसाइज में। इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में UAE के एयरफोर्स शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और बहरीन के एयरफोर्स भी जो है वो शामिल है। मेरा आपसे एक टास्क है, तुरंत आप खड़े होइए अभी के अभी, तुरंत, और आपकी स्टडी टेबल के सामने जो आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा के रखा होगा, अगर नहीं लगाया है तो आज ही या कल में जाकर खरीद के बड़ा सा एक वर्ल्ड मैप और बड़ा सा एक इंडिया का मैप जो है वो अपनी दीवार पर चिपका लो, जहां पर आप पढ़ाई करते हो। अब जाओ अपने वर्ल्ड मैप के पास, और जितनी भी ये कंट्रीज हैं, UAE, USA, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और बहरीन, तो इस पर अपनी फिंगर रखो,
राइट, जाकर। तो इससे आपकी मैप की प्रैक्टिस भी होती है और इस प्रकार की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हमेशा, राइट। तो ये पहली बार यूएई की एयरफोर्स के साथ जो है वो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में पार्टिसिपेट किया गया है। अब बात करेंगे उद्योग मंथन के बारे में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, DPIIT के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। उद्योग मंथन जो है वो है क्या? तो ये सीरीज ऑफ फोकस्ड वेबिनार्स है। तो ये वेबिनार्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। यानी कि जो वेबिनार्स क्या होता है समझते हो ना, कि ऑनलाइन जो है वो इवेंट्स होते हैं, राइट। तो ये किस पर्पस के लिए? ये प्रमोट करेंगे क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी हमारी इंडियन इंडस्ट्री की। तो हमारी भारतीय उद्योग जो है उनकी गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित ये वेबिनार की एक श्रृंखला, एक सीरीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ये काफी सारे सेक्टर्स को कवर करेगी, जिसमें फार्मा है, मेडिकल डिवाइसेस है, क्लोज सर्किट कैमरा है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस, टॉयज, फर्नीचर और भी काफी सारे सेक्टर जो हैं उनको कवर करेगा ये वेबिनार, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखना है। उद्योग मंथन एक वेबिनार हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी कंट्री के अंदर इंडियन इंडस्ट्री की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करने से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करेंगे मरीन स्पेशियल प्लानिंग के बारे में, MSP के बारे में, समुद्री स्थानिक योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया और नॉर्वे ने एग्री किया है। नॉर्वे की आप लोग को लोकेशन जो है वो फिर से वही टास्क है आप लोगों के लिए, आप जाइए और नॉर्वे की लोकेशन पर जाकर मार्क करिए अपनी फिंगर को, राइट, रखिए। तो इंडिया और नॉर्वे ने एग्री किया है कि ये कंडक्ट कर रहे हैं मरीन स्पेशियल प्लानिंग को लक्षद्वीप और पुडुचेरी में, राइट। और ये किस चीज का पार्ट है? इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशियन इनिशिएटिव का पार्ट है, जो कि एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हुआ है, जो कि साइन हुई थी 2019 में इंडिया और नॉर्वे के बीच में। लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो है गाइस, ये आइडेंटिफाई किए गए हैं पायलट साइट्स के तौर पर इस प्रोजेक्ट के, राइट। तो ये यहां पर जाकर बेसिकली मरीन स्पेशियल प्रोग्राम है। यहां पर मरीन के नीचे जो मिनरल्स हैं, राइट, यानी कि समुद्र के नीचे मतलब जो मिनरल्स हैं, जो कुछ और फीचर्स वगैरह जो है, तो उसकी स्टडी जो है वो करेंगे दोनों मिलकर, इंडिया और नॉर्वे मिलकर, ठीक है। तो इसकी ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए इन दोनों ने सहमति जताई है। अब गाइस चर्चा करेंगे मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर शुगर के बारे में। शुगर जो होता है ना, शक्कर, चीनी, तो उसके मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि ISMA, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, इन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो शक्कर का बढ़ाकर 34 रुपए 50 पैसे पर केजी के हिसाब से कर दें, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं शुगर प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में। तो देखो, शुगर का प्राइस जो होता है वो मार्केट ड्रिवन होता है। इसका मतलब कि वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिमांड और सप्लाई के ऊपर करता है। बात को समझना कि अगर शक्कर की डिमांड जो है वो ज्यादा है और उसका सप्लाई जो है वो कम है, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, महंगा तो होगा ही होगा। बट अगर सप्लाई जो है वो ज्यादा है, डिमांड जो है वो कम है, तो प्राइस घटेगा, कम होगा। तो इस पर आधारित था शुगर के प्राइसेस, शक्कर के प्राइसेस, ठीक है, इस पर आधारित थे। बट क्या हुआ, किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट जो है वो शुगर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में। किस पर्पस के लिए? कि इंडस्ट्री जो है, शुगर इंडस्ट्री जो है, उसको एटलीस्ट मिनिमम कॉस्ट जो है वो शुगर के प्रोडक्शन की मिल सके, जिसके चलते किसान को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने में समर्थ हो, राइट। तो इसके लिए, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्रीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वो किसानों से जो है वो शुगर केन जो है वो परचेज करती हैं और उसके बाद फिर शुगर वगैरह इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसानों को शुगर केन का ही प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाएगा, तो किसान जो है वो तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके लिए तो बड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, राइट। तो किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि किसानों का शुगर केन, क्योंकि अल्टीमेटली अगर शुगर जो है वो बिकेगा नहीं, तो शुगर केन के प्राइसेस भी ड्रॉप कर जाएंगे और फिर लोग बाग
शुगर केन जो है वो खरीदेंगे नहीं किसानों से। तो किसानों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये शुगर प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो 2018 में सरकार के द्वारा सामने लाई गई थी और सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2018 जो है वो नोटिफाई कर चुकी है, राइट। और इस प्रोविजन के तहत सरकार जो है वो फिक्स करती है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगी शुगर की, राइट, शक्कर की। और मिनिमम सेलिंग प्राइस जो शक्कर की होगी वो फिक्स की जाती है किस चीज को देखते हुए, फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस को देखते हुए, उस कंपोनेंट को देखते हुए शुगर केन के, राइट, कि शुगर केन जो है वो उसका फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो क्या होगा, यानी कि किस रेट पर जो है वो बिकेगा और किस रेट पर उसका कन्वर्जन होगा। तो उसके मिनिमम कन्वर्जन को देखा जाता है। इस चीज को देखने के बाद फिर फाइनली मिनिमम जो सेलिंग प्राइस जो होती है शुगर की वो फिक्स की जाती है सरकार के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसकी एक बेसिक सी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए। और इसके अलावा फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, जो कि किसके रिकमेंडेशन पर आधारित होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, राइट, तो इसके रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस और अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड करते हैं, राइट। चेयरपर्सन इसके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट। गाइस अब डिस्कस करेंगे बीमा लोकपाल के बारे में, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। सरकार ने अमेंड किया है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स को। नए रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंश्योरेंस ब्रोकर जो हैं वो अब कवर किए जा रहे हैं ओम्बड्समैन रूल्स में, यानी कि मतलब बीमा लोकपाल जो है उसके दायरे में बीमा ब्रोकर या बीमा एजेंट को भी लाया गया है। यानी कि अगर अब बीमा एजेंट जो है अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ भी कंप्लेन जो है वो लोकपाल में दर्ज करी जा सकती है, बीमा लोकपाल में, ओम्बड्समैन में, राइट, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में। तो आपसे अगर कोई एजेंट जो है वो आपको अगर कोई पॉलिसी थमाता है और प्रॉपर डिटेलिंग अगर आपको नहीं देता तो आप उस एजेंट के खिलाफ भी ओम्बड्समैन में कार्रवाई करवा सकते हो। और पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो अब ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इंश्योरेंस को आज की डेट में प्रमोट भी किया जा रहा है और इंश्योरेंस तो गाइस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आपकी फैमिली में किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो डेफिनेटली, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर की, मम्मी पापा की बात करें तो उनके लिए डेफिनेटली आप इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है यार। हम लोग को पता नहीं होता कि कब कैसी स्थिति जो है वो क्रिएट हो जाए, डेवलप हो जाए। तो इंश्योरेंस जब होता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस, तो बहुत राहत रहती है। तो जरूर करवाया करो, उससे पीछे मत हटा करो, क्योंकि अभी आप मे भी शायद आप में से काफी सारे स्टूडेंट जो है वो कमा नहीं रहे होंगे, इनकम उनकी नहीं होगी, बट जिनकी इनकम है वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जरूर किया करो। देखो यार, पूरे साल भर का 14-15 हजार रुपए रहता है और कई कई केसेस में तो उससे कम भी रहता है, राइट, इंश्योरेंस। तो करवा लो, 5-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा लो, क्या दिक्कत है। बट एटलीस्ट सिक्योर्ड तो रहेंगे कि कभी कोई भी अनइवन इंसिडेंट कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट आपके पास सिक्योरिटी रहेगी कि आपका जो हॉस्पिटल का खर्चा जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो मेडिकल इंश्योरेंस तो डेफिनेटली सभी को करवा लेना चाहिए। और मैं तो यही बोलूंगा अपने सभी स्टूडेंट्स से कि आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए आप डेफिनेटली करो, अपने पापा मम्मी के लिए, राइट। और कोई बड़ी बात नहीं है यार, साल भर में उनको एक गिफ्ट दे दो, इस प्रकार का क्या जा रहा है। और वैसे तो होगा आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का, जिनके पास नहीं है वो डेफिनेटली करवाओ, राइट। और स्कोप ऑफ कंप्लेंट जो है उसको भी बढ़ाया गया है ओम्बड्समैन की, यानी कि ओम्बड्समैन का जो कंप्लेंट का जो दायरा होता है कि उसके पास जो कंप्लेंट्स आती है उसको भी बढ़ा दिया गया है, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि बीमा कंपनियां, एजेंट, दलाल और दूसरे जो बिचौले जो होते हैं उनकी ओर से अगर सेवा में कमी होती है तो भी जो है वो लोकपाल के पास शिकायत जो है वो की जा सकती है। अब ये सब चीजों को भी लोकपाल के दायरे में जो है वो रखा गया है। और ओम्बड्समैन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं सुनवाई के लिए, राइट। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये कुछ चेंजेस हम लोग को नए नजर आए हैं। और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की बात करें, बीमा लोकपाल की बात करें, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम जो है ये क्रिएट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस पर्पस के लिए? जो इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, यानी कि जैसे मैंने एक पॉलिसी खरीदी, ठीक है, अब उस पॉलिसी से रिलेटेड अगर मुझे कुछ कंप्लेन करनी है, मुझे कुछ इशू सामने आया, तो मैं जो है वो कोर्ट के बाहर, कोर्ट सिस्टम के बाहर जो है वो पूरे इशू को सेटल करवा सकता हूं ओम्बड्समैन को अप्रोच करके, राइट, बीमा लोकपाल को अप्रोच करके। तो ये इस स्कीम का फायदा हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रकार से। और गाइस मैं तो आपको बताऊंगा कि हमारी कंट्री के अंदर चीजें बहुत सुधरी भी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ समय पहले का मेरा एक केस था। मैंने एक कंपनी से जो है वो इंश्योरेंस करवाया था मम्मी का, और 1 साल पहले। अब वो क्या, अब वो फोन नहीं उठा रही किसी प्रकार से, अब वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही।
उनके कस्टमर केयर को कॉल करो तो वो दूसरे कस्टमर केयर का नंबर दे देते हैं, फिर उसको करो तो वो दूसरे का कस्टमर केयर का नंबर दे देते हैं। मैंने मल्टीपल टाइम जो है वो उनको ईमेल लिखा, बट कोई उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे रिन्यू करवाना था इंश्योरेंस। अब वो फोन नहीं उठा रहे थे, अब रिन्यू अगर टाइम पे नहीं होगा तो वो लैप्स हो जाएगा। फिर बाद में समझ में आया कि यार वो इस प्रकार से बेवकूफ बनाते हैं। काफी सारी कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह कर लेती हैं। मैंने कंपनी का नाम नहीं लूंगा, चलो नाम ले लेते हैं यार, क्या यार गड़बड़ी करी है उसने तो नाम लेने में क्या दिक्कत है। बजाज इंश्योरेंस से मैंने इंश्योरेंस जो है वो अपना करवाया था। उन्होंने मुझे कुछ ऑफर दिया था उस समय 1 साल पहले कि 8,000 कुछ रुपए जो थे उसमें 1 साल का जो है वो इंश्योरेंस होगा, और करीब उनने 10 या 15 लाख रुपए का कुछ इंश्योरेंस कवर जो है वो की बात करी थी कि आपका इतने में 10-15 लाख का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। फिर उसको रिन्यू करवाने के लिए जब मैंने अप्रोच किया, और हम लोगों ने कोई क्लेम व्लेम लिया नहीं था पूरे 1 साल में, बट इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने के लिए किया तो फिर वो इस प्रकार की हरकत कर रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो अपने कंज्यूमर हेल्पलाइन जो होती है ना, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, तो मैंने उनको कॉल कर दिया। वो टोल फ्री हेल्पलाइन होती है, मैंने कॉल किया, वहां पर कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं तो करीब 2 हफ्ते से परेशान था, और उनको मैंने मतलब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को पूरी की पूरी जो कंप्लेन करते हैं ना, पूरी की पूरी मैंने अपने चीजें बताई, उनको बताया कि मैंने ईमेल भी किया था, उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन मुझसे ली, और पूरी चीज जो होती है ना, पॉलिसी नंबर वगैरह सब कुछ लिया उन्होंने। और मैं आपको बताऊंगा लिटरली विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ही अंदर उस कंपनी का मेरे पास कॉल आ गया, जिस कंपनी को मैं बहुत समय से अप्रोच कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो पार्टनरशिप थी किसी और कंपनी के साथ वो अभी छूट गई है, तो अभी ये पॉलिसी वो दे नहीं पाएंगे और इस टाइप से। फिर मैंने कहा कि यार ऐसी कंपनी वगैरह फ्रॉड होती हैं। फिर मैंने फाइनली अभी आदित्य बिरला पॉलिसी बाजार को कॉल किया, उन्होंने मुझे आदित्य बिरला का प्लान दिया, और वो प्लान थोड़ा सा महंगा है, 15,000 समथिंग अराउंड का है, या 16,000 का कुछ ऐसा, बट 1 साल के लिए। बट ठीक है, वो मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब एक अच्छी कंपनी से ही कराओ जिसका नाम वाम चलता है। तो आदित्य बिरला से मैंने कराया, मुझे ठीक लगा और बढ़िया है। बट मुझे एक चीज अच्छी लगी अपने सिस्टम की कि हाँ यार चीजें जो है वो तुरंत रिजॉल्व होती हैं, राइट। और अब ओम्बड्समैन वाली चीज भी हमने देखी कि ओम्बड्समैन भी का भी काम यही होगा कि अगर कोई भी घोटाला होता है आपके साथ इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली अप्रोच करो ओम्बड्समैन को, ओम्बड्समैन में आपकी शिकायत तुरंत जो है वो रिजॉल्व की जाएगी, राइट। और कौन अप्रोच कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास शिकायत है इंश्योरर के अगेंस्ट, राइट, तो वो खुद जो है वो जा सकता है, या फिर उसके लीगल हियर्स वगैरह जो होते हैं ना वो जा सकते हैं, राइट, या नॉमिनी या फिर असाइनी, उसने किसी को असाइन किया हो तो वो जा सकता है। तो कोई भी जो है वो राइटिंग में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कंप्लेन जो है वो लिख सकता है, राइट। और वन कैन अप्रोच ओम्बड्समैन विद कंप्लेन ओनली इफ, तो कंप्लेन कोई व्यक्ति लोकपाल में शिकायत दर्ज कर सकता है यदि वन हैज फर्स्ट अप्रोच इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि पहले उसको कंप्लेन करना होगा इंश्योरेंस कंपनी के पास। जैसे कि मैंने भी जब फाइनली जब मैं उसके पास गया था कंज्यूमर फोरम में, अपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन फोरम जो होता है ना, तो उस पर मैंने कंप्लेन जब करी थी ना, उससे पहले ही मैंने जो कंपनी जो थी बजाज वाली, उसको मैंने बहुत बार जो है वो ईमेल लिखा था, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा ना, मैं अगर किसी एपेक्स बॉडी के पास जा रहा हूँ, हायर बॉडी के पास जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि पहले मैंने इनिशियली उनको अप्रोच किया, तो फिर वो मुझे यही सिखाएंगे, बोलेंगे कि पहले आप एक बार उनको अप्रोच कर लो फिर हमारे पास आना। तो ये प्रोसीजर तो कॉमन ही होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ओम्बड्समैन के पास अगर अप्रोच करोगे तो पहले उस इंश्योरेंस कंपनी के पास आपको कंप्लेन करनी होगी, राइट। और उसके बाद अगर वो कंप्लेन रिजेक्ट कर देते हैं तो भी ओम्बड्समैन के पास आप जा सकते हो। अगर कंप्लेन आपकी रिजॉल्व नहीं हुई, और अगर रिजॉल्व हो भी गई बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भी आप जा सकते हो। और अगर उस कंपनी ने 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं किया तो फिर आप जा सकते हो, राइट। और यहां पर यह भी बताया गया है कि क्लेम का जो वैल्यू है एक्सपेंसेस को मिलाकर, खर्चों को मिलाकर अगर 30 लाख से ऊपर का नहीं है तो आप जा सकते हो, ठीक है। मतलब शिकायत करने में हुए जो खर्चे जो होते हैं उसके सही दावे की कुल राशि 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक है तो फिर वो कोर्ट कचहरी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बट ओम्बड्समैन का जो दायरा होता है, एक चीज आपने देख ली यहाँ पर, पॉइंट टू बी नोटेड एंड रिकॉर्डेड, कि 30 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ये सब चीजें हैं तो आप ओम्बड्समैन के पास अप्रोच कर सकते हो। और अपॉइंटमेंट जो होगा ओम्बड्समैन का वो किस प्रकार से होगा, तो बीमा लोकपाल पद पर नियुक्ति के लिए बीमा उद्योग, नागरिक या न्यायिक सेवाओं से संबंधित व्यक्ति को चुना जाता है। तो कौन व्यक्ति होते हैं ओम्बड्समैन के तौर पर, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हो सकते हैं, सिविल या जुडिशियल सर्विस से हो सकते हैं, तो इनको इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ओम्बड्समैन को, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। इनका टेन्योर कितने सालों का होता है, तो 3 सालों का, 3 वर्ष का इनका टेन्योर होता है। और सेटलमेंट प्रोसेस इनकी किस प्रकार की होती है, तो रिकमेंडेशन सबसे पहली चीज, तो ओम्बड्समैन जो है वो मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं, राइट। और एक फेयर रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं फैक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो भी मामला होता है, जैसे कि एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसका एक कंपनी
के ऊपर उसको केस करना है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, तो वो ओम्बड्समैन को अप्रोच करेगा। ओम्बड्समैन इनको बोलेगी कि यार ये कंप्लेन आई, इसको सॉल्व करो, क्या आप इसका डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहते हो। तो ये बीच में बैठकर जो है वो डिस्प्यूट सॉल्व करवाने का काम करते हैं, और फिर वो बोलते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कंपनी को कि यार तुमने इनको खुश नहीं किया अपने, यानी कि पॉलिसी जो होल्डर है उनको, या फिर उनकी कंप्लेन को आपने रिजॉल्व नहीं किया, और उनकी जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है, और आपको जो है वो, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कंप्लेन कर रहे हैं, तो फिर आपको उस कंप्लेन को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फिर इस प्रकार से वो बोल देते हैं कंपनी को, एंड इफ यू एक्सेप्ट दिस एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट द ओम्बड्समैन विल इन्फॉर्म द कंपनी विच शुड कंप्लाई विद द टर्म्स इन 15 डेज। ओम्बड्समैन आपको बोलेगा कि आप जो है, जैसे कि मुझे भी ऐसे ही हुआ था, मैं आपको उसका बताता हूँ, मतलब पर्सनल केस जो था मेरा, तो उसमें मुझे खुद बोला था, पता है उन्होंने, मतलब वो हेल्पलाइन पे जब मैंने कॉल किया था ना, कंज्यूमर फोरम हेल्पलाइन पे, उन्होंने खुद मुझसे बोला कि आप क्या चाहते हो। तो मैंने तो उनको ये बोला, मैं तो चाहता हूँ मेरी पॉलिसी रिन्यू हो जाए। मतलब समझ रहे हो आप बातों को, कि जो अथॉरिटीज हैं या फिर जो कंप्लेंट फोरम्स हैं, वो आपसे पूछती भी हैं कि आपकी क्या डिमांड है, आप क्या उस कंपनी से चाह रहे हो, कि आपको क्या मुआवजा मिले या क्या हो जाए आपके साथ। तो कितनी अच्छी बात है। तो वो वाली चीज भी यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप वो रिकमेंडेशन देंगे, फेयर रिकमेंडेशन ओम्बड्समैन, और उस रिकमेंडेशन को अगर आप एक्सेप्ट करते हो और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के पर्पस के तौर पर, तो ओम्बड्समैन उस कंपनी को जो है वो बोल देंगे आपकी चीज कि आप जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हो इस रिकमेंडेशन को ओम्बड्समैन की, और फिर उस कंपनी को 15 दिन के अंदर ही अंदर जो है वो ओम्बड्समैन के द्वारा बताया गया जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा एक और पॉइंट कि अगर सेटलमेंट जो होता है, राइट, वो अगर कोई भी समझौता उस पर नहीं होता, यानी कि ओम्बड्समैन ने एक रिकमेंडेशन दिया, उस पर अगर कोई समझौता नहीं हो रहा है, कोई सेटलमेंट नहीं होता है, तो ओम्बड्समैन जो है, लोकपाल जो है जिसने शिकायत करी है, उससे सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करते हैं, और 3 महीने के अंदर ही अंदर एक डिसीजन जो है वो पास करते हैं, और ये डिसीजन जो होगा वो बीमा कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा। राइट, तो ये चीज हम लोग को फिर बाद में देखने को, मतलब अल्टीमेटली बीमा कंपनी को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल जो है वो बनाया जाता है ओम्बड्समैन के थ्रू। और एक बार अवार्ड अगर पास हो गया, यानी कि एक बार निर्णय ले लिया, तब क्या होगा, बीमा करता जो होगा और फैसला सुनाए जाने के 30 दिन के भीतर इसका अनुपालन करेगा और लोकपाल को इस संबंध में सूचित करेगा। तो इंश्योरर जो है गाइस, तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, और 30 डेज के अंदर अंदर ओम्बड्समैन को बताना होगा कि उन्होंने कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया है, जिसने कंप्लेन करी थी उसको कंप्लेन जो है वो उसकी सेटल कर दी है ओम्बड्समैन ने जैसा ऑर्डर पास किया था उसके आधार पर। तो ये बेसिकली सिर्फ फैसला नहीं सुनाता है, बल्कि बाद में उस कंपनी को बताना भी होता है कि उस कंपनी ने पूरी चीज जो है वो रिजॉल्व कर दी है, इशू जो है वो खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये देखो कितनी बढ़िया सी चीज है, बढ़िया सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था गाइस पूरा वर्ल्ड टॉपिक, और आज का ये अपना लास्ट टॉपिक था। और आपके जो होमवर्क है आज के, सबसे पहला एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको पढ़ना है। 26 फरवरी 2021 के लेक्चर में मैंने ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज का टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ लें और लेक्चर के दौरान मैंने जो आपको टास्क दिए उसको अगर आप कवर कर लें, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर होमवर्क डन लिख देना, तो मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और आज गाइस सैटरडे है और कल है संडे। कल के दिन आपका रेगुलर लेक्चर नहीं आता है, कल के दिन आपका वीकली कंपाइलेशन आता है। पिछले हफ्ते के जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनको एक सिंगल लेक्चर में कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। ये आपके रिवीजन के लिए होता है संडे का दिन, और संडे के दिन में 12 बजे आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। राइट, लाइव टेस्ट आपका होता है, पिछले हफ्ते की या और पास्ट की जो भी न्यूज वगैरह जो होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। राइट, और लाइव टेस्ट होता है। लाइव टेस्ट में आप जरूर जो है वो अटेंड करिएगा। लाइव टेस्ट को दिन में 12 बजे होता है संडे वाले दिन। और फिर संडे की न्यूज, आप जो नए स्टूडेंट वो पूछेंगे सर फिर संडे की न्यूज का क्या होता है, तो संडे की न्यूज जो होती है गाइज वो मंडे को कवर की जाती है, और कभी कभी संडे को अगर कभी कोई ज्यादा न्यूज होती है तो मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन कवर की जाती है। इसका मतलब कि आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें, और ये बात मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो कवर करवाता हूँ वो पूरे के पूरे होते हैं। यहाँ पर एक भी दिन का या एक भी टॉपिक जो है वो आपका छूटता नहीं है, और जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ उन्हीं से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड दैट इज 100% श्योर और 100% गारंटीड। अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। इसके आप प्रूफ भी देख सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने प्रूफ नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ्स की लिंक्स आपको मिल जाएगी, आप प्रूफ चेक कर लीजिए और रेगुलरली फॉलो करते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। राइट, और इसके अलावा पीडीएफ पेड पैकेज गाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। पीडीएफ पेड पैकेज की मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है। आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेली रिवीजन के लिए,
आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है संडे को, जैसे कि कल जो है वो वीकली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ का, जिससे कि आप वीकली रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके सेकंड रिवीजन के लिए होता है। फिर आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, और ये जो मंथली मैगजीन होती है ये आपको मंथ के एंड में प्रोवाइड की जाती है, और ये आपके थर्ड रिवीजन के लिए होता है। तो आप देखिए, आपका 3 बार रिवीजन, इसी पर्टिकुलर रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और 3 बार अगर आपने एक टॉपिक को पढ़ लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उस टॉपिक को किसी कीमत में भूलेंगे नहीं और छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि 3 बार रिवीजन सफिशिएंट होता है। और अगर मैं जिस प्रकार से आपको आपकी तैयारी करवाता हूं, पढ़ाता हूं, और आपको जिस प्रकार से टास्क देता हूं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, स्मूथ आपकी प्रिपरेशन जो है वो चलती रहेगी, राइट। और ये बात मेरे रेगुलर व्यूअर्स और जो लोग पेड पैकेज में ज्वाइंट है तो उनको बहुत अच्छे से पता है, और रेगुलरली वो पेड पैकेज को फॉलो इसलिए भी करते हैं। पहली चीज देखो, फीस मैंने ऐसी रखी है कि आप अफोर्ड कर सकें, और दूसरी बात, ये इतनी फीस में आपको इतना फायदा मिल रहा है कि आपका टाइम बच रहा है। आपको नोट्स वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्ले करो। आपके लिए पूरी चीज जो है वो आपको अवेलेबल करवा के दी जा रही है, और आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है और कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, राइट। और उससे आपका सिलेक्शन होके रहेगा, और हुआ भी है, राइट। रेगुलर बेसिस पर जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है। आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी चेक कर सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो, ये चीज आपको बतानी थी। और बाकी कल का दिन संडे का है, आपके रिवीजन का है। मिलेंगे अब हम लोग रेगुलर लेक्चर में मंडे को, बट कल मिल रहे हैं हम लोग दिन में 12 बजे लाइव सेशन में, ठीक है। लाइव सेशन करंट अफेयर्स का दिन में 12 बजे होगा। और कुछ तो नहीं बताना आप लोगों को मुझे? नहीं, चलो ठीक है। अब मिलेंगे कल के लाइव सेशन में दिन में 12 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।